स्वागत है आपका मिल्की वे इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम भारत के संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा करने के पहले हम ये समझ लें कि प्रस्तावना वास्तव में क्या होती है और संविधान में प्रस्तावना रखी क्यों है। तो वास्तव में क्या है कि आप सभी बचपन से ही कुछ न कुछ निबंध लिखते आए, और जब हम ये निबंध लिखते थे, ये लेख लिखते थे, तो हम लोग छोटी कक्षाओं में ही उस लेख को लिखने के पहले बहुत ही संक्षेप में 1 लाइन और कभी कभी 2 लाइन में प्रस्तावना लिख देते थे। हम लोग ये लिखते थे तो ये प्रस्तावना लिखें और उसके सामने डैश लगा के 2 लाइन 1 लाइन में कुछ न कुछ लिख दें, उसके बाद पूरा निबंध लिखें और सबसे नीचे लिखें उपसंहार। इस तरह हम निबंध लिखते आए। लेकिन उन छोटी कक्षाओं में जब हम पढ़ते थे तो हमें उस समय ये पता नहीं होता था कि इस प्रस्तावना का महत्व क्या है। बस हम केवल लिखते चले जाते थे, इसको समझते नहीं। धीरे धीरे आगे चलकर हमें ये पता चलने लगा कि प्रस्तावना का महत्व क्या होता है। तो वास्तव में प्रस्तावना क्या होती है? जो लेख लिखा गया है उस लेख का सार रूप होती है, उसका संक्षेपीकरण इस तरह से होती है कि उसमें उस लेख की सारी बातें समाहित हो जाए। केवल संक्षेपीकरण नहीं, इस तरह से कि वो सारी बातें उसमें समाहित हो। और भारत के संविधान में भी प्रस्तावना लिखी गई है, प्रियम्बल लिखा गया। तो ये प्रस्तावना जो है वो वास्तव में भारत के संविधान का सार रूप है, अर्थात संक्षेप में वो सारी बातें इस प्रस्तावना में शामिल कर दी गई हैं जो संविधान के लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, आदर्श हैं और जिन चीजों को क्रियान्वित किया जाए। इस प्रस्तावना को हमने जो भारत के संविधान में शामिल किया है, इसकी प्रेरणा जो है हमें मिलती है संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए के संविधान। वास्तव में यूएसए के संविधान में ही सबसे पहली बार प्रस्तावना लिखी गई। और सबसे पहली बार वहां क्यों लिखी गई? क्योंकि यूएसए का संविधान ही विश्व का पहला लिखित संविधान। तो यूएसए के संविधान में प्रस्तावना लिखी गई और बाद में बहुत से देशों ने अपने अपने संविधानों में प्रस्तावना को शामिल किया। और भारत ने भी जब अपना संविधान बनाया तो भारत के संविधान में जो प्रस्तावना लिखी गई उसकी प्रेरणा यूएसए से ही ली। लेकिन इस प्रस्तावना का आधार जो है, इसका आधार है जो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव। अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर हमारे देश की प्रस्तावना बनी और इसीलिए इसका नाम उद्देशिका भी पड़ गया। इसीलिए भारत के संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रस्तावना का आधार पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया उद्देश्य। और इस प्रस्तावना की जो भाषा है, ये भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इस तरह से भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना की प्रेरणा ली है यूएसए के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। और इस प्रस्तावना का आधार पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव है और इसकी भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। अब क्या हुआ? जब यह प्रस्तावना बन गई तो इस प्रस्तावना के बारे में बहुत से विद्वानों ने अपनी अपनी राय व्यक्त की। जैसे के.एम. मुंशी ने क्या कहा? प्रस्तावना राजनीतिक जनपत्री है। के.एम. मुंशी ने कहा था प्रस्तावना राजनीतिक जनपत्री है। क्यों ऐसा कहा?
क्योंकि जैसे जनपत्री होती है जो हम लोग की, उस जनपत्री वास्तव में एक पेज की होती है और उस जनपत्री में किसी भी व्यक्ति के भूत भविष्य वर्तमान की सारी बातें शामिल रहती। जो विद्वान लोग हैं, जो उसके जानकार हैं, उसे जनपत्री को देखकर किसी भी व्यक्ति के बारे में बहुत सी बातें बताते हैं। तो इसी कारण के.एम. मुंशी ने कहा कि प्रस्तावना राजनीतिक जनपत्री है, अर्थात इस प्रस्तावना के द्वारा भारत के संविधान द्वारा भारत के शासन के जो लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं, जो आदर्श हैं, जो नीतियां बनेंगी, वो सारी नीतियां इसी में समाहित हो जाती हैं, इसी एक पेज की प्रस्तावना। ए.के. अय्यर ने क्या कहा? ए.के. अय्यर ने कहा प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, अर्थात हम लंबे समय से जिन सपनों को सजोए थे भारत के विकास के लिए, न्याय दिलाने के लिए, समानता दिलाने के लिए, वो सपने जो हैं उन्हीं का विचार प्रस्तावना में दिया। उन्हीं लक्ष्यों, उन्हीं आदर्शों को पाने का बातें प्रस्तावना में की गई हैं, जो सपने हम अपने राष्ट्र, अपने समाज के लिए लंबे समय से देखते आए हैं। तो ए.के. अय्यर ने क्या कहा? प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार। एन.ए. पालकीवाला ने क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। संविधान के बारे में प्रस्तावना से परिचय मिलता है, जानकारी मिल जाती है कि हमारा संविधान किस तरह का है। और संविधान सभा में बहस के दौरान ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा था? उनके दो स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक बात उन्होंने कही थी, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जा सकता है। ये ठाकुरदास भार्गव ने कहा था संविधान सभा। और दूसरी बात उन्होंने कही थी, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। तो वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों के द्वारा भी यही बातें कही हैं। जैसे बेरुबारी के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी है, और गोलकनाथ के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना भारत के संविधान की आत्मा है। तो यहाँ पर अंतर क्या आता है? ये बात ठाकुरदास भार्गव ने संविधान सभा में कही थी, और आगे चलकर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में भी इसी तरह की बातें कही। तो वास्तव में ये चीजें, ये जो विभिन्न विद्वानों के मत हैं, ये आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका प्रस्तावना का PDF हम आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा देंगे। तो अब इसके बाद हम देख लें कि जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उस समय क्या थी और वर्तमान में क्या है। तो पहले हम उस प्रस्तावना को देख लें या जान लें जो उस समय थी जब भारत का संविधान लागू हुआ था। और उस प्रस्तावना में क्या लिखा गया था? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 और ब्रैकेट में क्या लिखा गया? मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते। ये भारत के संविधान की प्रस्तावना में ये बातें लिखी गई जब भारत का संविधान लागू। लेकिन प्रस्तावना के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय आए उसके बाद भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक का केवल एक बार का संशोधन हुआ है। कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के। तो हम पहले ये देख लें कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के संदर्भ में क्या क्या बातें कही और
प्रस्तावना की संवैधानिक स्थिति उसके द्वारा जो स्पष्ट होती है वो क्या है। उसके बाद में फिर हम भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो संशोधन हुए हैं उसको, और फिर भारत के संविधान की प्रस्तावना वर्तमान स्वरूप में जो है उसको देख लेते हैं। तो हम पहले देख लें कि भारत के संविधान की प्रस्तावना की संवैधानिक स्थिति क्या है, जो कि न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों से स्पष्ट हो जाती है। तो क्या है प्रस्तावना की संवैधानिक स्थिति, इसको हम देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मुकदमों में, विभिन्न वादों में जो निर्णय दिए उससे प्रस्तावना की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट हो गई है। और ये कुछ मुख्य वाद हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या क्या कहा उसे हम देख लें। जैसे गोपालन बनाम मद्रास राज्य के वाद में 1950 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था, प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, अर्थात प्रस्तावना के आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। उसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाद था बेरुबारी का वाद 1960 में। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, दो महत्वपूर्ण बातें इसमें शामिल हैं। पहली क्या है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, एक बात सर्वोच्च न्यायालय ने कही। दूसरी बात क्या कहा, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी है और इसीलिए हम संविधान को समझने के लिए प्रस्तावना की सहायता ले सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ये स्पष्ट कर दिया बेरुबारी के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने। उसके बाद गोलकनाथ का वाद आया 1967 में, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो बातें कही उनमें से दो मुख्य बातें ये हैं। पहली बात क्या कही, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। और दूसरी बात कही, प्रस्तावना संविधान के मुख्य आदर्शों और आकांक्षाओं का प्रतीक है। ये गोलकनाथ के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण वाद आया केशवानंद भारती का वाद। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए जो कहा प्रस्तावना के संदर्भ में, उससे प्रस्तावना की संवैधानिक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है। पहली बात क्या कही उन्होंने, प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, अर्थात प्रस्तावना के आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात क्या कही, प्रस्तावना संविधान का अंग है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबारी के बाद में दिए गए निर्णय के विपरीत उसको पलटते हुए अब प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया, अर्थात प्रस्तावना संविधान का एक भाग हो गया। और फिर जब संविधान का भाग है तो फिर उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। और प्रस्तावना के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, इसमें संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि जब संविधान का भाग है तो संशोधन हो सकता है। लेकिन आगे उन्होंने क्या कहा, लेकिन उसके मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा लेकिन उसके मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता, और मूल ढांचे की अवधारणा भी यहीं से अस्तित्व में आ गई। इसके बाद SR बोम्बई का वाद आया 1994 में, और इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का एक भाग मान लिया। तो इस तरह से वर्तमान में प्रस्तावना की संवैधानिक स्थिति क्या है, प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता, और प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, अर्थात उसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। तो अब जब 1973 में केशवानंद भारती के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें संशोधन हो सकता है, तो उसके बाद 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया। और क्या क्या किया गया, कैसे किया गया, इसको हम देख लेते हैं कि उसमें क्या संशोधन किए गए थे। 42वां संविधान संशोधन वास्तव में अपने आप में बहुत व्यापक संशोधन था। इसके द्वारा भारत के संविधान में कई चीजों को परिवर्तित किया गया, कुछ चीजें जोड़ी गई, और उसी के अंतर्गत प्रस्तावना में भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़ दिए गए। कौन कौन से, समाजवादी,
पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये तीन शब्द जोड़ दिए गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंड। और इन तीन शब्दों को प्रभावी कब से बनाया गया? ये तीनों शब्द भारत के संविधान में प्रभावी हुए 3 जनवरी 3/1/1977 3/1/1977 से ये तीनों शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रभावित हो गए। अर्थात 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जिन तीन शब्दों को भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, उन्हें 3 जनवरी 1977 से प्रभावी किया गया और इस तिथि से भारत के संविधान की प्रस्तावना अपने नए स्वरूप में आ गई। और अब प्रस्तावना क्या हो गई, हम आपको बता देते हैं और इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देते हैं। अब प्रस्तावना क्या हो गई, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 और फिर ब्रैकेट में क्या लिखा गया है, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस तरह से भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के दिए गए हैं? 3 प्रकार के न्याय, 3 प्रकार के। कौन कौन से? सामाजिक न्याय दिए गए हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है? 5 प्रकार। स्वतंत्रता ये 3 प्रकार और स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार। 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना। और समता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार। समता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार। 2 प्रकार। कौन कौन से? प्रतिष्ठा की समता और अवसर। प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता। तो इस तरह से भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें ये तीनों शब्द जोड़ने के बाद अब प्रस्तावना नए रूप में आ गई है और इसमें 3 प्रकार के न्याय, 2 प्रकार की समता और 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। इस प्रस्तावना से क्या क्या चीजें स्पष्ट होती हैं इसको हम समझते हैं। इससे 4 चीजें क्या क्या स्पष्ट हो रही हैं। पहला, सत्ता का स्रोत क्या है। दूसरा, शासन का प्रकार क्या है।
तीसरा, शासन के लक्ष्य क्या है, और चौथा, स्वीकृति और अधिनियमन की तिथि क्या है। तो स्वीकृति और अधिनियमन की तिथि क्या है, वास्तव में 26 नवंबर 1949, जो उसमें स्पष्ट है। अब एक एक को इसमें से हम समझते हैं। सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्रोत क्या है। तो वास्तव में भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोक शब्द, और हम भारत के लोक शब्द से शुरू होती है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, पहली बात क्या इसका अर्थ निकलता है कि सत्ता का स्रोत जनता है। सबसे पहली बात इससे स्पष्ट होती है कि सत्ता का स्रोत जनता है, सत्ता का स्रोत जनता है। कैसे पता चलता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना कहां से शुरू हो रही है, हम भारत के लोक शब्द से, हम भारत के लोक शब्द से शुरू हो रही है। इसका अर्थ क्या होता है, पहला अर्थ होता है कि सत्ता का स्रोत जनता है, और इसे ही कहा जाता है लौकिक सार्वभौमिकता, इसे ही कहा जाता है लौकिक सार्वभौमिकता, लौकिक सार्वभौमिकता। दूसरी अन्य बातें इसी के साथ ही स्पष्ट हो जाती हैं, वे कौन कौन सी हैं। दूसरी बात जो स्पष्ट होती है वो क्या है कि जो संविधान सभा है, उस संविधान सभा के सदस्यों को जनता ने चुना है, अर्थात संविधान सभा के सदस्य जनता के प्रतिनिधि हैं। दूसरी बात स्पष्ट होती है कि संविधान सभा के सदस्य जनता के प्रतिनिधि हैं, संविधान सभा के सदस्य जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि। तीसरी बात जो स्पष्ट होती है वो क्या है, जो भारत का संविधान है वो जनता की इच्छा का परिणाम है। तीसरी बात स्पष्ट होती है जो, वो क्या है, संविधान जो है भारत का, वो संविधान जनता की इच्छा का परिणाम है, जनता की इच्छा का परिणाम, इच्छा का परिणाम। और चौथी बात जो स्पष्ट होती है वो क्या है, वो होती है कि संविधान जनता ने ही राष्ट्र को समर्पित किया है, संविधान जनता ने ही राष्ट्र को समर्पित किया है, ये बात इससे स्पष्ट होती है। संविधान जनता ने ही राष्ट्र को समर्पित किया है, राष्ट्र को समर्पित किया है, समर्पित किया है। तो इस तरह से हम भारत के लोक शब्द से भारत की प्रस्तावना जो शुरू होती है उससे क्या क्या चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। पहली, सत्ता का स्रोत जनता है, इसे ही लौकिक सार्वभौमिकता कहा जाता है, अर्थात भारत की संप्रभुता जो है वो जनता में बात करती है। दूसरी बात क्या स्पष्ट होती है, संविधान सभा के सदस्य जनता के प्रतिनिधि हैं। तीसरी बात स्पष्ट होती है, संविधान जनता की इच्छा का परिणाम है। और चौथी बात जो स्पष्ट होती है वो क्या है, संविधान जनता ने ही राष्ट्र को समर्पित कर दिया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं भारत में शासन का प्रकार किस तरह का है। तो वास्तव में भारत में शासन का प्रकार किस तरह से है, अगर एक शब्द में पूछा जाए तो क्या उत्तर होगा हमारा, भारत एक गणतंत्र है या गणराज्य है। भारत एक गणतंत्र है या गणराज्य है। और कैसा गणतंत्र है इसकी विशेषता भी बता दी गई है कि ये गणतंत्र किस तरह का है, इसकी विशेषताएं भी स्पष्ट कर दी गई हैं कि जो भारत गणतंत्र है वो किस तरह का गणतंत्र है। वो क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण 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 प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरी विशेषता क्या है,
पहली विशेषता इसकी क्या है, भारत जो गणतंत्र है, भारत एक गणतंत्र है, लेकिन कैसा गणतंत्र है, इसकी पहली विशेषता क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष और चौथा लोकतंत्रात्मक अर्थात लोकतंत्रात्मक अर्थात लोकतंत्र। अर्थात भारत में शासन का प्रकार कैसा है, भारत एक गणतंत्र है जिस और कैसा गणतंत्र है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऐसा गणतंत्र है जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और जहां लोकतंत्र है। इसके बाद हम इन पांचों अवधारणाओं को समझ लेते हैं कि इनका अर्थ क्या निकलता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं गणतंत्र। तो वास्तव में गणतंत्र या गणराज्य का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ निकलता है, पहली बात, जहां सर्वोच्च पद वंशानुगत ना, इसका अर्थ निकलता है पहला, जहां सर्वोच्च पद वंशानुगत ना हो, पहली बात। दूसरी बात क्या, दूसरी बात निकलती है कि जहां सर्वोच्च पद जनता द्वारा चुना जाए, जहां सर्वोच्च पद जनता द्वारा चुना जाए, और तीसरी बात क्या निकलती है, जहां सर्वोच्च पद पर देश का कोई भी नागरिक पहुंच सकता है, जहां सर्वोच्च पद पर देश का कोई भी नागरिक पहुंच सके। और चौथी बात इससे क्या स्पष्ट होती है, चौथी बात स्पष्ट होती है कि जहां किसी भी वर्ग या व्यक्ति के विशेषाधिकार न, अर्थात चौथी बात इससे क्या स्पष्ट होती है, जहां किसी भी वर्ग के विशेषाधिकार न हो। और भारत के संदर्भ में हम देखते हैं तो ये सभी स्थितियां दिखाई देती हैं। कैसे, सर्वोच्च पद वंशानुगत ना हो, भारत में सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का पद है जो वंशानुगत नहीं है, और वो कैसे चुना जाता है, जनता द्वारा चुना जाता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, जनता अप्रत्यक्ष रूप से सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद का चुनाव करती है, और सर्वोच्च पद पर देश का कोई भी नागरिक भारत में पहुंच सकता है, और भारत में किसी भी वर्ग के विशेषाधिकार नहीं है, देश का कोई भी नागरिक सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। तो इस तरह से गणतंत्र या गणराज्य का जो अर्थ होता है वो ये स्पष्ट हो जाता है, और भारत ने यही गणतंत्रात्मक व्यवस्था अपनाई है। इसके बाद हम देख लेते हैं लोकतंत्र क्या होता है। तो लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, वास्तव में लोकतंत्र शासन का एक प्रणाली है, एक तरीका है, और शासन की ऐसी प्रणाली है जिसमें राज सत्ता जो होती है उस राज सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा किया जाता है। तो लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है कि राज सत्ता का प्रयोग जनता द्वारा किया जाता है। इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है, राज सत्ता का प्रयोग जनता द्वारा किया जाना, जनता द्वारा किया। लोकतंत्र वास्तव में दो प्रकार का होता है। लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा प्रतिनिधि लोकतंत्र,
प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कैसा होता है? जिसमें संपूर्ण जनता शासन और विधायी कार्यों में भाग लेती है और विशेषकर विधायी कार्यों में भाग लेती है, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। ये उस समय प्रचलन में था जबकि छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे। जैसे यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य थे, जिनमें से एथेंस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। और प्रतिनिधि लोकतंत्र ये वर्तमान में जो बड़े राष्ट्र राज्य हैं उनकी विशेषता बन गई। और भारत ने भी प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि राज सत्ता का प्रयोग तो जनता के द्वारा ही किया जा रहा है, लेकिन जनता इस राज सत्ता का प्रयोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। वो प्रतिनिधियों को चुन देती है और वही प्रतिनिधियों के प्रति मंत्री परिषद या कार्यपालिका उत्तरदायी हो जाती है। तो अर्थात जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है इसमें राज सत्ता का प्रयोग तो जनता ही कर रही है, लेकिन जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कर रही है और भारत ने इसी प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया है। इस प्रतिनिधि लोकतंत्र को भारत ने अपनाया है या भारत में लोकतंत्र है, इसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है? इसके दो आधार। पहला, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार, और दूसरा निर्वाचित सदन के प्रति मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व। दूसरा, निर्वाचित सदन के प्रति, निर्वाचित सदन के प्रति मंत्रिपरिषद का, मंत्रिपरिषद का, परिषद का उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व। अर्थात वयस्क मताधिकार के आधार पर देश की जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी और उसी निर्वाचित सदन के प्रति कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होगी। और ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) और 75(3) और अनुच्छेद 164(2) में अभिव्यक्त होता है। 164(2) में अभिव्यक्त होता है। अनुच्छेद 75(3) में केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी और 164(2) में क्या लिखा गया है कि प्रांतों की या राज्यों की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो इस तरह से लोकतंत्र का अर्थ है जनता राजसत्ता का प्रयोग कर रही है और भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र अपनाया गया है, जो कि स्पष्ट होता है वयस्क मताधिकार के द्वारा और निर्वाचित सदन के प्रति मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के द्वारा। अब हम देख लेते हैं समाजवादी शब्द का भारत के संदर्भ में क्या अर्थ है। वास्तव में भारत के संविधान की जो प्रस्तावना अपने मूल स्वरूप में थी, अर्थात जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय जो प्रस्तावना थी, उस प्रस्तावना में समाजवादी शब्द नहीं था। लेकिन भारत के संविधान में जो बातें उल्लेखित की गई थी और संविधान की प्रस्तावना में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया था, उससे स्पष्ट होता था कि भारत में लोकतांत्रिक समाजवादी भावना है भारत के संविधान में। क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक न्याय शब्द का प्रयोग किया गया, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता शब्द का प्रयोग किया गया। तो इसका अर्थ क्या होता है कि भारत का संविधान जो है उसमें जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो गरीबी और अवसर की असमानता को समाप्त करना। उसका लक्ष्य ही यह है कि गरीबी को समाप्त करना और अवसर की असमानता को समाप्त करना। और गरीबी और अवसर की समानता को समाप्त करना, गरीबी को समाप्त करना और अवसर की असमानता को समाप्त करना, इसका अर्थ होता है कि भारत के संविधान की मूल भावना लोकतांत्रिक समाजवाद की है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसी को स्पष्ट करने के लिए, स्पष्टता देने के लिए संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ दिया गया। और जो आर्थिक न्याय की बात कही गई, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात कही गई, इसको विभिन्न संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में स्पष्ट कर दिया गया था। जैसे प्रतिष्ठा की समानता अनुच्छेद 14, 15, 17 और 18 में, और अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में अभिव्यक्त हो जाती है।
इसके साथ आर्थिक न्याय का जो उल्लेख किया गया है वो नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 38, 39 का, 43 का और अनुच्छेद 43 के द्वारा स्पष्ट हो जाता है, अभिव्यक्त हो जाता है। अनुच्छेद 38 में क्या लिखा है? राज्य लोक कल्याण में वृद्धि करेगा। अनुच्छेद 39 का में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना लक्ष्य बनाया गया। अनुच्छेद 43 का में क्या लिखा गया है? उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। और अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए न्यूनतम निर्वाह मजदूरी के प्रावधान की बात कही गई है। तो इस तरह से भारत के संविधान में जो मूल भावना है वो है गरीबी को समाप्त करना और अवसर की असमानता को समाप्त करना तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दिलाना, आर्थिक न्याय करना। और इसी को स्पष्ट करने के लिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को शामिल कर दिया गया है। इसके बाद हम देख लेते हैं पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है भारत के संदर्भ में। पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था भारत के संविधान की प्रस्तावना में। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, लेकिन भारत के संविधान की प्रस्तावना में भले ही 42वें संशोधन के द्वारा इस शब्द को जोड़ा गया, लेकिन भारत का संविधान जैसे ही लागू हुआ वास्तव में पंथ निरपेक्ष स्वरूप में ही था। और इसकी अभिव्यक्ति कहाँ होती थी? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 25 से 28, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसके द्वारा स्पष्ट होता था कि भारत का संविधान वास्तव में पंथ निरपेक्ष है। और इसी को और स्पष्टता देने के लिए पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ दिया गया। और भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है कि राज्य सभी धर्मों को समान महत्व देगा। इसका अर्थ होता है राज्य सभी धर्मों को या सभी पंथों को समान प्रश्रय देगा या समान महत्व देगा। धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है। वास्तव में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसको हम कह सकते हैं एक शब्द में सार्वभौम। इसके लिए एक शब्द होगा सार्वभौम, या एक और शब्द उपयोग कर सकते हैं, वो क्या है? सॉवरेंटी या संप्रभुता या संप्रभुता। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है सार्वभौम या संप्रभुता। और संप्रभुता का अर्थ क्या है कि हम अपने आंतरिक मामलों में सर्वोच्च हैं। इसका अर्थ होता है हम किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं, अर्थात आंतरिक मामलों में सर्वोच्च हैं और बाह्य मामलों में दूसरों के समकक्ष। इसका अर्थ क्या होता है कि हम किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, अर्थात आंतरिक मामलों में सर्वोच्च, आंतरिक मामलों में सर्वोच्च, या सर्वोच्च है या सर्वोच्चता। आंतरिक मामलों में सर्वोच्चता, या हम आंतरिक मामलों में सर्वोच्च हैं और बाह्य मामलों में या दूसरे देशों के समकक्ष हैं। दूसरे देशों के संदर्भ में उनके समकक्ष, अर्थात हम किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है, उनके समकक्ष हैं, बराबरी पर हैं, समान स्थिति में है और आंतरिक मामलों में हम सर्वोच्च हैं। और भारत की ये जो संप्रभुता है, ये संप्रभुता कहाँ वास कर रही है? जनता में वास कर रही है। और इसे ही कहा जाता है लौकिक सार्वभौमिकता। इसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है, स्पष्ट कैसे होती है? क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोक। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि शासन का लक्ष्य क्या है। अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि भारत में शासन का प्रकार कैसा है,
अब देख लेते हैं शासन का लक्ष्य। भारत के संविधान की प्रस्तावना में शासन के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वो लक्ष्य क्या क्या, ये वास्तव में इन्हें हम 4 मोटे भागों में बांट सकते हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का उल्लेख किया गया है। कैसा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कैसा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है कि व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते महत्व मिलना, धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव न किया जाना। सामाजिक न्याय का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते महत्व मिलना और धर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव न किया जाना। आर्थिक न्याय का अर्थ क्या होता है कि लोगों के बीच आय की असमानताओं को कम करना और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण इस तरह से ना होने देना कि वो कुछ हाथों तक सीमित हो जाएं। अर्थात लोगों के बीच आर्थिक भेदभाव को या आर्थिक दूरियों को कम करने का प्रयास करना। और राजनीतिक न्याय का अर्थ क्या है? सभी व्यक्तियों को राजनीतिक कार्यों में भाग लेने का समान अवसर प्राप्त होना। तो वास्तव में राजनीतिक न्याय को वयस्क मताधिकार के द्वारा भारत में प्राप्त कर लिया गया है और सामाजिक और आर्थिक न्याय को प्राप्त करने का प्रयास राज्य कर रहा है। और भारत के संविधान की प्रस्तावना से जो स्पष्ट होता है शासन का लक्ष्य न्याय, उसको उसमें से आर्थिक और सामाजिक न्याय को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है और काफी हद तक उसमें सफलता भी मिली है और राजनीतिक न्याय को वयस्क मताधिकार के द्वारा प्राप्त कर लिया गया। स्वतंत्रता वास्तव में व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, उसके जीवन के लिए स्वतंत्रताएं आवश्यक होती हैं, लेकिन भारत के संविधान ने नकारात्मक स्वतंत्रता प्रदान न करके सकारात्मक स्वतंत्रता प्रदान की है, जो कि अनुच्छेद 19(1) में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में है और उसके अतिरिक्त धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही राज्य को इन स्वतंत्रताओं पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने का अधिकार दिया गया है, जिससे कि सकारात्मक स्वतंत्रता लोग प्राप्त कर सकें। और भारत के संविधान की प्रस्तावना से शासन का लक्ष्य भी स्पष्ट होता है, जिसमें एक प्रमुख लक्ष्य कौन सा है? समानता। और ये समानता 3 रूपों में अभिव्यक्त हुई है। कौन कौन से? नागरिक समानता, राजनैतिक समानता और आर्थिक समानता। नागरिक समानता पुनः 2 रूपों में अभिव्यक्त हुई है। कौन सी? प्रतिष्ठा की समानता, और दूसरा अवसर की समानता। और राजनीतिक समानता, इसका अर्थ होता है कि राजनीतिक रूप से सभी लोग, सभी नागरिक समान हैं, अर्थात वयस्क मताधिकार के द्वारा राजनीतिक समानता प्रदान कर दी गई है। इसका अर्थ है राजनीतिक रूप से सभी व्यक्ति, सभी नागरिक समान है। आर्थिक समानता का अर्थ क्या है? सभी लोगों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना और उनके बीच आर्थिक भेदभाव निरंतर कम किया जाना। और अगला जो लक्ष्य है वो क्या है? बंधुत्व स्थापित करना। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था बंधुत्व का अर्थ है वी फीलिंग, हम एक हैं, ये भावना बंधुत्व कहलाती है। और बंधुत्व को भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्दों के साथ जोड़ा गया है। कौन सा? व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाना। अर्थात बंधुत्व को 2 आयामों पर
या दो आयामों के साथ में जोड़ा गया है। कौन सा? व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। अर्थात हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना में जो बंधुता है वो बंधुता कैसी होगी? जो व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करे और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करे। तो इस तरह से भारत के संविधान की प्रस्तावना से जो 4 चीजें मुख्य रूप से स्पष्ट होकर आई वो कौन कौन सी हैं? सत्ता का स्रोत क्या है? जनता है। शासन का प्रकार क्या है? भारत एक गणतंत्र है। और कैसा गणतंत्र है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और शासन के लक्ष्य क्या है? न्याय दिलाना, स्वतंत्रता दिलाना, समानता दिलाना और बंधुत्व स्थापित करना। और इसके स्वीकृति की और क्रियान्वयन की या अधिनियमन की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949। और इसीलिए संविधान जो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, इस तिथि को इसे हमने 26 नवंबर 1949 को संविधान को हमने अधिनियमित कर लिया था। इसीलिए इसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर 1949। तो ये भारत के संविधान की प्रस्तावना पर एक संक्षिप्त चर्चा। और निश्चित रूप से आपको आपकी परीक्षाओं में इसका लाभ मिलेगा। और इसका पीडीएफ, जैसा कि हमने बता दिया है पहले भी, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर दे रहे हैं। तो इस उम्मीद से कि आज का ये व्याख्यान, आज की ये चर्चा आपके लिए लाभदायक है। और इसी तरह के बहुत से विषयों पर जो संविधान के या अन्य विषयों पर हैं, हम निश्चित रूप से आगे भी चर्चाएं करते रहेंगे जो आपके लिए लाभकारी होंगी।